नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले लगभग 6 चैप्टर मैं करा चुका हूँ, सरल परिपथक और उसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी। हाँ, व्हीटस्टोन सेतु के जो न्यूमेरिकल हैं वो रह गए हैं। तो वो जो भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, और जिन्होंने भी अब तक 6 चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उन वीडियो को देखिए, जिससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए, इसमें 4 डेरिवेशन है और इस 4 डेरिवेशन से हर ईयर एक डेरिवेशन ज़रूर पूछी जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि इस चैप्टर से आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, थ्योरी के। तो इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा जिसमें न्यूमेरिकल कराऊँगा इस चैप्टर के। तो वो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, इस चैप्टर से स्टार्ट होती है मैग्नेट यूनिट, और इसमें सबसे पहले हमें जान लेना ज़रूरी है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। हर चैप्टर में चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा थोड़ी अलग दी है। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा है, आप देख सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई में बल आघूर्ण आरोपित होता है। ठीक है, और जिससे चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में आकर ठहरती है, तो ऐसे क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक उसके चुंबक के प्रभाव का अनुभव कर सके, वो उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो आपको दोनों ही डेफिनेशन याद रखनी है। या तो आप ये लिख लीजिए, या आप ये लिख सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव कर सके, वो कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र उस चुंबक का। तो ये होगी एक डेफिनेशन, नॉर्मल डेफिनेशन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो इस चैप्टर का नाम भी है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है दोस्तों, हमें याद रखना है, क्या याद रखना है कि कोई भी हमारे पास एक चालक तार हो। ठीक है, जब उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं आई, तो उसके चारों ओर ऐसे सर्कलाकार यानी वृत्ताकार रूप में एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, और इसी घटना को कहते हैं हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आपको याद क्या रखना है कि इसका जो प्रयोग किया था वो ओस्टेड ने किया था। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इस वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है। अच्छा, पूरा नाम है इसका हेनरी क्रिश्चियन ओस्टेड। अच्छा, ये कब किया था उसने प्रयोग? 1820 ईस्वी में किया था। ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा मतलब जब किसी चालक तार में आवेश गतिमान होगा तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा, है ना। ये आपको याद रखना है, जरूर याद रखना है। किसने बताया था? ओस्टेड ने बताया था। कब बताया था? 1820 में बताया था। अब गतिमान आवेश के चारों ओर स्थापित होता है चुंबकीय क्षेत्र, ये तो बताया ओस्टेड ने। अब वो कितना स्थापित होता है ये बताया था बायो-सैवर्ट ने। ये आपको याद रखना है, दोनों ही बात याद रखनी है कि गतिमान आवेश के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है, ये बताया था हेनरी क्रिश्चियन ओस्टेड ने। और वो कितना स्थापित होगा ये बताया था बायो-सैवर्ट ने। ठीक है, दोनों ही बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इसके बाद पढ़ना है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या बायो-सैवर्ट का नियम। ठीक है, तो ये फिगर आप बना लेंगे। देखिए, इसके अलावा भी आप फिगर बना सकते हैं। केवल एक चालक तार ऐसा खींच लीजिए, इसमें धारा आई प्रभावित करिए। इसके अलावा एक बिंदु बस ये केवल ये वाला बिंदु पी लेंगे, है ना, यहाँ थीटा ले लेंगे कोण, इसमें आई धारा दिखा देंगे। यहाँ पर एक डी एल ले लेंगे, बस इतना बना लेंगे। चाहो दोनों तरफ भी बना सकते हो, आप जैसा फिगर चाहें आप बना सकते हैं। तो इसमें हमने लिया है कि किसी चालक तार के कारण या किसी चालक तार के अल्पांश के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, देखो वो किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो उसने बताया था बायो-सैवर्ट ने कि जो चालक तार में प्रवाहित धारा होती है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डी बी अनुक्रमानुपाती आई। देखिए, आपको ये बात याद रखनी है कि हम केवल एक खंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ले रहे हैं, टोटल लंबाई के कारण नहीं ले रहे। तो इसलिए हम क्या लेंगे? खंड के कारण डी बी लेंगे, है ना, सूक्ष्म लेंगे, सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र। तो वो किस पे डिपेंड करेगा? तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। पहली लाइन ये हो गई। दूसरी बात, जो उस चालक की या अल्पांश की लंबाई है उसके भी अनुक्रमानुपाती होता है, दूसरी बात हो गई। अब ये जो एंगल बना हुआ है तीसरा, ये चालक तार और बिंदु पी और चालक तार को मिलाने वाली रेखा और चालक तार के बीच बने कोण की ज्या यानी साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। तीन बात हो गई। बीच की जो दूरी है बिंदु पी तक की स्मॉल आर, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चारों बात आपको याद रखनी है, ये वाली। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा, ये नियम कभी भी डिस्क्रिप्शन यानी कि बड़े में नहीं आएगा, केवल पूछा जा सकता है कि बायो-सैवर्ट का नियम लिखिए, केवल एक नंबर में आएगा, है ना, आएगा तो। ये बड़ी डेरिवेशन के तौर पर नहीं आएगा, ये बिल्कुल आप मान के चलिए। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हम चारों को मिला देंगे एक जगह,
जब एक साथ मिलाएंगे तो डी भी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, ये है संबंध जो है बायो-सेवर्ट का नियम है। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, इस अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे। जब इसे हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, वो कांस्टेंट होता है म्यू 0/4 पाई। ये कांस्टेंट होगा, ये हो गया आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये जो का तो ये वाला ये पोर्सन जो का लिख देंगे, बस एक कांस्टेंट लगाएंगे म्यू 0/4 पाई। अब म्यू 0 क्या होती है, म्यू 0 होती है निर्वात की चुंबकशीलता। अच्छा, जितनी इंपॉर्टेंट निर्वात की वैद्युशीलता है, जिसे एप्सिलॉन 0 कहते हैं या एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट ये है निर्वात की चुंबकशीलता, जिसे म्यू 0 बोलते हैं, है ना। तो दोनों के मान, मात्रक और विमेय सूत्र आपको याद रखने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के लिए आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे ना, याद करके जाएंगे। या तो निर्वात की वैद्युशीलता पूछ ली जाए 1 नंबर में, या निर्वात की चुंबकशीलता पूछ ली जाए, आपको दोनों याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये हमने कांस्टेंट हटा, मतलब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया और एक कांस्टेंट लगाया म्यू 0/4 पाई, ये वाला। तो म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब म्यू 0/4 पाई क्या है, एक नियतांक, और इसका मान क्या होता है ये आप देख लेंगे। म्यू 0/4 पाई का मान है 10⁻⁷ और न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और म्यू 0 क्या है, ये है निर्वात की चुंबकशीलता, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब म्यू 0 का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर हम चाहें तो म्यू 0 का मान निकाल लेंगे। तो म्यू 0 बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इतना। अगर और थोड़ा बड़ा अगर लिखना है तो इसकी वैल्यू रख दीजिए पाई की, 3.14 इंटू 10⁻⁷, तो कितना हो जाएगा 12.56 और 10⁻⁷। कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फुल फॉर्म में पूछ लिया जाए, है ना। तो आपको याद क्या रखना है, म्यू 0 का जो मान होगा, म्यू 0 इक्वल टू होगा 12.56 10⁻⁷, मात्रक क्या होगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और विमीय सूत्र क्या होगा MLT-2 और A-2। इतना आपको याद रखना है। ये हो गई म्यू 0 की बात। अब म्यू 0 का मान ये भी आ सकता है, या म्यू 0 आप ये भी लिख सकते हैं कि 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो ये सब चीज़ें वैलिड हैं, है ना। विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे, MLT-2 लिखेंगे न्यूटन का, अपॉन में लिखेंगे एम्पियर का A2, इसे ऊपर ले जाएंगे तो MLT-2 और A-2। ये निर्वात की चुंबकशीलता के मान, मात्रक और विमीय सूत्र हुए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अच्छा, ये देख सकते हैं, ये बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश स्वरूप भी है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये वाला आपको याद रखना है, नीचे वाला जो है। ठीक है, ये वाला म्यू 0/4 पाई इंटू आई और DL वेक्टर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर की क्यू। भाई आर को जब बाहर निकालेंगे RDL साइन थीटा, तो आर से एक आर कट जाएगी, फिर वही आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। अच्छा, इसमें और क्या याद रखना है आपको, इसमें याद रखना है, अब जब इसकी बी की वैल्यू बात आ जाएगी तो अब क्या याद रखना है, तो बी के मात्रक याद रखने हैं। चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक 4 होंगे। पहला जो एम के इस पद्धति का मात्रक है वो है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये ज़रूर याद रखना है। इसके अलावा एक होता है टेस्ला, ये भी याद रखना है। इसके अलावा एक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये जो तीनों मात्रक हैं, ये तीनों एम के इस पद्धति के हैं और तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, है ना, याद रखना है। इसके अलावा एक मात्रक और होता है जिसे बोलते हैं हम गॉस। तो ये हो गए 4 मात्रक, है ना। अब गॉस क्या है, गॉस है CGS पद्धति का मात्रक, ये CGS का है। बाकी तीनों किसके हैं, बाकी तीनों हैं MKS के। और पहला MKS का कौन सा मात्रक है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब ये जो गॉस है मात्रक MKS पद्धति का, इसका संबंध याद रखना है आपको। इसको याद क्या रखना है कि एक गॉस में क्या होता है, एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁴ टेस्ला। ये भी आपको याद रखना है, एक गॉस में इतने टेस्ला होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अब ये जो न्यूटन पर एम्पियर मीटर था हमारे पास, इससे हम क्या करने वाले हैं, इससे बनाएंगे हम विमीय सूत्र। न्यूटन का क्या हो जाएगा MLT-2, ठीक है। एम्पियर का क्या हो जाएगा A, और मीटर का क्या होगा L से L कैंसिल आउट कर दीजिए, ये कट जाएगा। तो L तो 0 हो गई, तो कितना बचा, M बचा, L 0 हो गई, और T-2 है और A-1 है, तो ये बचा विमीय सूत्र, है ना। और ठीक से लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा ML0 T-2 और A-1, ये इसका हो गया विमीय सूत्र। ये भी आ सकता है एग्जाम में, तो इतना आपको याद करके जाना है बी के बारे में। बी के चारों मात्रक आपको याद रखने हैं, ठीक है। गॉस और टेस्ला में संबंध याद रखना है, और ये इसका विमीय सूत्र याद रखना है, बायो-सेवर्ट का नियम याद रखना है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, इससे आप इसे नोट भी कर सकते हैं, चारों मात्रक आपको याद रखने हैं। एक हो गया न्यूटन पर एम्पियर मीटर, एक हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, एक टेस्ला। ये तीनों आपस में बराबर हैं, और किसके बराबर है, 10⁻⁴ गॉस के, है ना। यानी एक गॉस बराबर होगा 10⁻⁴ टेस्ला।
म्यू जीरो का मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो गया। अब म्यू जीरो का हम विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर से, तो एम एल टी माइनस टू अपॉन में ए टू, और इसे हम कर देंगे सॉल्व। ठीक है, तो एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद ये पढ़ना है हमें निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता तथा विद्युतशीलता में संबंध। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये मान के चलिए यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है इससे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट का टैग लगा लेंगे इस पर, तो इसमें से कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। तो सबसे पहले जब इसमें संबंध लिखेंगे तो हम ये लिखने वाले हैं कि हम जानते हैं, यहाँ पर ये लिख लीजिए एक लाइन, कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि म्यू जीरो पॉइंट फोर पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। तो यहाँ से म्यू जीरो का मान ये निकल जाएगा। आप चाहो तो इसे रहने दीजिए, ये लाइन हटा सकते हैं आप, ये इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। ठीक है, ये लाइन छोड़ देंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, दूसरी बात हम ये जानते हैं 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। अब समीकरण एक को लेंगे जो हमने इक्वेशन फर्स्ट मानी थी, इक्वेशन फर्स्ट हमने ये मानी है ना। आप चाहे इसे भी मान सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, ऊपर ε0 की मल्टीप्लाई और यहाँ भी ε0 की मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए देख लेते हैं। और ठीक है, ये देखिए इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें आप दो इक्वेशन बनाइए। तो एक इक्वेशन ये होगी हमारे पास, एक इक्वेशन ये होगी हमारे पास। तो इसमें हम एप्सिलॉन नॉट की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, एप्सिलॉन नॉट की नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा, देख लीजिए एक बार। तो ये हो जाएगा म्यू जीरो अप एप्सिलॉन जीरो अपॉन में कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और वैल्यू कितनी है इसकी 10⁻⁻⁷, यही है ना। अच्छा, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है हमारे पास, तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 × 10⁻⁹ इक्वल 10⁻⁻⁷। ये आप मेरे साथ नोट करते हुए चलेंगे। अच्छा ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ये करेंगे म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट बराबर 10⁻⁷ अपॉन 9 × 10⁻⁹, ये अपॉन में आ जाएगा। ये जो था यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर ये हो जाएगा कि म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इस 10⁻⁷ इसे बटे में ले आइए, तो ये नीचे आकर प्लस हो जाएगी, तो 9 × 10⁻16 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, इस जो 9 × 10⁻16 है इसे क्या करेंगे, इसे कर देंगे म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/3 × 10⁸ का वर्ग, है ना। अब 3 × 10⁸ किसकी बराबर होती है, ये प्रकाश की चाल होती है। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिखेंगे म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/c²। ठीक है, और भी चेंज कर लेंगे, c² को इधर ले जाइए, इन्हें बटे में ले आइए। तो क्या लिख सकते हैं, c इक्वल टू या c² इक्वल टू 1/म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, या c बराबर इन्हें रूट में लगा दीजिए नीचे म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। तो ये संबंध होगा इनमें, है ना। तो अब इसमें क्या पूछा जा सकता है, एक तो ये डेरिवेशन ही हो गई कि डेरिवेशन कर लीजिए। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी आप देख लीजिए, इसे कैसे करेंगे, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गई, यहाँ से एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू निकाल लीजिए। ये जो एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू है इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, समीकरण एक और सेकंड ये वाली म्यू जीरो की और इन दोनों की क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दी हमने आपस में। देख लीजिए एक बार, यहाँ से तो हमने वैल्यू निकाली म्यू जीरो की ये वाली, यहाँ से वैल्यू निकाली एप्सिलॉन जीरो की, और इन दोनों की कर दी है मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी निकल के इतना ही आएगा सी के बराबर, है ना। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इतना कैंसिल आउट हो गए 1 × 9 × 10⁻16। तो सेम कर लेंगे, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसमें भी कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, प्रॉब्लम है नहीं। तो जैसा चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, एक तो पूछा जाएगा कि 1/रूट में म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र बताइए। तो अब ये क्योंकि बराबर है सी के, और सी होती है प्रकाश की चाल, तो जितना अब हमें ये पता है दो भौतिक राशि जब भी बराबर होंगी जब उनका विमीय सूत्र बराबर हो। ये हमने डायमेंशन फॉर्मूला चैप्टर फर्स्ट या सेकंड में ही, मतलब 11th में पढ़ा है, चैप्टर सेकंड में, कि दो भौतिक राशि जब बराबर होती हैं जब उनका विमीय सूत्र बराबर हो। तो इसका मतलब है जितना विमीय सूत्र सी का होगा उतना इनका होगा। अब सी का हमें पता है वो प्रकाश की चाल है, तो उसका हो जाएगा LT-1। ठीक है ना। और क्या पूछ सकते हैं भाई, एक बार इसमें वर्ग हटा देंगे, तो एक बार इसका वर्ग हटा दीजिए, तो वर्ग जब हटाएंगे तो 1/म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, LT-1 था, ये था LT-1, तो उसका वर्ग कर दीजिए L2T-2, है ना। तो ये ही इन्हें पलट के ही विमीय सूत्र पूछ सकते हैं। एक बार इसका पूछ सकते हैं, रूट में म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र बताइए,
तो जो प्लस में था उसे माइनस कर दीजिए, L-1 जो प्लस में था उसे माइनस, और माइनस वाले को प्लस। एक बार इसका वर्क कर दीजिए। एक बार ये पूछ सकते हैं म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र, तो L-2 और T2। ठीक है, तो ये होंगी इनकी बात इस डेरिवेशन की। तो इस डेरिवेशन को आप अच्छे से करके जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तो हम दो नियम के द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं, एक तो है दाएं हाथ की हथेली का नियम और एक मैक्सवेल का है दक्षिणावर्त पेंच का नियम। आप इन्हें बुक से पढ़ सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट है नहीं कि एग्जाम में आए, फिर भी आप, मेरा मानना यह है कि इन्हें दोनों को आप पढ़ के जाएंगे। एक तो आप दाएं हाथ की हथेली का नियम पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम। ठीक है, तो चलिए इन्हें स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर की सेकंड डेरिवेशन है धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो हम क्या करेंगे, एक वृत्ताकार कुंडली बनाएंगे, उसकी त्रिज्या हमने ए मानी है यहाँ पर, और उसे वृत्त के रूप में मोड़ देंगे। मतलब एक तार को कुंडली बना ली ना, कुंडली बनाई है वृत्ताकार, और उसमें हमने धारा प्रवाहित कर दी है जब आई धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वही हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, माना किसी तार को ए त्रिज्या के वृत्त के रूप में मोड़कर उसमें आई प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। हमें इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, अब कुंडली को क्या करेंगे, हम अल्पांशों में विभाजित कर लेंगे। ये छोटे छोटे अल्पांश बना लिए इसके, DL DL DL, ये सब DL बना लिए, है ना। तो एक अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। अब हमें पता है कि चुंबकीय क्षेत्र हम किससे निकालते हैं, बायो-सैवर्ट के नियम से। तो बायो-सैवर्ट का नियम लगा देंगे। तो बायो-सैवर्ट का नियम क्या होता है, DV = μ0/4 पाई IDL sin θ/r² होगा। ठीक है, अब ये जो कि त्रिज्या जो होती है वो परिधि के लंबवत होती है हमेशा, ऑलवेज, ये हमें पता है। अगर मान लीजिए सर्कल है, सर्कल में कहीं पर भी आप रेडियस खींच दीजिए, वो परिधि के लंबवत होगी। यानी एंगल कितना बना, आई और DL के बीच 90 डिग्री का, सॉरी R और DL के बीच, R और DL के बीच एंगल लेते हैं ना हम यहाँ पर, हमने अभी सदिश रूप पढ़ा था, तो R वेक्टर क्रॉस DL वेक्टर था, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है बायो-सैवर्ट का नियम, देख लीजिए आप एक बार, थोड़ा सा आगे। अल्पांश DL के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र, तो DV = μ0/4 पाई IDL sin 90। अब sin 90 क्यों लिया है, आपको ये बात नोट में यहाँ लिख देनी है कि चूंकि त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या वृत्त में त्रिज्या लिख लो, या आप त्रिज्या वृत्त में ऐसे लिख लो जैसा आपको सही लगे, हमेशा परिधि के लंबवत होती है, हमेशा परिधि के लंबवत होती है। और जब लंबवत होगी तो फिर क्या होगा, लंबवत होने का मतलब है कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब sin 90 की है हमारे पास वैल्यू, sin 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो μ0/4 पाई IDL/a²। भाई ये खत्म हो गया sin 90 से। अब कुंडली के केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये तो था एक अल्पांश के कारण, भाई मैंने क्या किया था, एक कुंडली को बांटा था अल्पांश में छोटे छोटे। अब संपूर्ण अल्पांश को एक साथ जोड़ेंगे हम, है ना। तो हाँ, ये D हटाना है। जब इधर से, अब दो तरीके हैं, या D हटाइए, सबका योग करिए, या समाकलन कर दीजिए, जैसा आपको उचित लगे ऐसा कर दीजिए। अब क्या करने वाले हैं, मैं समाकलन के तौर पे आपको दिखाता हूँ। तो ये B रखा, जो भी कॉन्स्टेंट है उसे बाहर कर दीजिए, μ0/4 पाई, I बाहर कर दीजिए, जिसके साथ D है वो चिन्ह के अंदर I/a², और ये बचा है DL। अब कुंडली कैसी है, वृत्ताकार, तो कितना हो गया, तो μ0/4 पाई जो करता हूँ, I/a² जो करता हूँ, और DL की जगह हो जाएगा 2 पाई R। R की जगह ये कर दीजिए, A से A कैंसिल आउट, पाई से पाई, 2 से 2 बार, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा B = μ0I/2a। ये बनेगा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अगर कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो B बराबर हो जाएगा μ0NI/2R, या A कर दीजिए जो आपको सही लगे। अब मात्रक हमें इसका पता ही है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देख लेंगे, कुंडली के केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। B के लिए समेसन DV कर दीजिए, यानी जितने भी अल्पांश माने हैं उनका सबका योग कर दीजिए। ये समेसन मान के भी कर सकते हैं। जो DL होगा, सभी जुड़ के परिधि बनाते हैं वृत्त की, तो ये 2 पाई A के बराबर होगा। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो B बराबर, ये फॉर्मूला निकल के आएगा μ0I/2a। इसमें ये ऐड कर लेंगे कि यदि फेरों की संख्या कैपिटल N हो, फेरों की संख्या कैपिटल N हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर N हो जाएगा, तो B बराबर μ0NI/2
2E और आगे लिख देंगे न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो ये डेरिवेशन लास्ट ईयर एग्जाम में आई थी 2025 में। अच्छा, मैंने आपको पिछली बार बताया था, रिपीट हो सकती है क्योंकि कई सेट बनते हैं एग्जाम में, तो हो सकता है किसी सेट में दे दे, तो आप इसे तैयार करके जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अच्छा, इस बात में ये भी याद रखें, जिन छात्रों से न्यूमेरिकल नहीं हो पाते हैं तो वो थ्योरी तो अच्छी करके ही जाएं, जिससे आसानी से पास हो सकें, है ना। तो डेरिवेशन जरूर करेंगे। इस चैप्टर की जो डेरिवेशन है वहाँ से एक डेरिवेशन आने ही वाली है, ये कन्फर्म आप याद रखना है, यहाँ से डेरिवेशन जरूर आएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है एम्पियर का परिपथीय नियम। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इस पर लिख भी दिया है, मतलब इम्पोर्टेंट है ये। तो इसका कथन क्या है कि किसी बंद परिपथ की सीमा में, आप ये भी याद रखना है कि एम्पियर का परिपथीय नियम भी बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होगा। ये गॉस के नियम के समतुल्य है। जैसे स्थिर वैद्युत में गॉस का नियम लागू होता है बंद पृष्ठ के लिए, ऐसे ही चुंबक में ये एम्पियर का परिपथीय नियम लागू होता है बंद पृष्ठ के लिए। तो इसमें क्या होता है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन पथ से प्रवाहित धारा का म्यू जीरो गुना होता है नेट धारा का, है ना। ये भी याद रखना, नेट धारा जरूर लगानी है। तो इसमें ये लाइन पूरी याद रखनी है कि किसी बंद पृष्ठ के लिए, परिपथ छोड़ दीजिए, पृष्ठ कर लीजिए, किसी बंद पृष्ठ के लिए बी वेक्टर व डी एल वेक्टर का रेखीय समाकल उस पृष्ठ द्वारा प्रवाहित धारा का या उस पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा के म्यू जीरो गुना होता है। आप ऐसे भी लिख लीजिए, चाहे ये भी नोट कर सकते हैं जो लिख रखा है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन पथ द्वारा गिरी नेट धारा आई का म्यू जीरो गुना होता है। इसे गणित के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर, डॉट लगा लेंगे बीच में, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू जीरो आई। इसका ये फिगर बना लेंगे, चित्र बनाएंगे जरूर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा आगे, ये चित्र बनाएंगे, है ना। चित्र थोड़ा और आसान बना सकते हैं, ये खींच दिए लाइन, ये यहाँ लिख दीजिए आर, ये इधर ज्ञात करना हमें, तो ये ज्ञात कर सकते हैं ऐसे चाहो तो, ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, जैसे आपका मन करे ऐसे बना लीजिए, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं इसमें, ठीक है। ठीक है, उत्पत्ति देख लेंगे कि माना कागज के तल के लंबवत तार एक्स वाई है जिसमें कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, अब इस तार के चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ खींच लेते हैं जिसका केंद्र ओ तार पर है। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु बी पर चुंबकीय क्षेत्र बी का परिमाण जो है वो हमें ज्ञात करना है, या बी का परिमाण हमें पता है, इतना होगा, बी बराबर म्यू जीरो अपॉन टू पाई इंटू आई अपॉन आर। अच्छा, ये जो डेरिवेशन है म्यू जीरो अपॉन टू पाई इंटू आई अपॉन आर, ये इस साल पेपर से हटा दी गई है, यानी इस बार एग्जाम में ये नहीं है, ये काट दी गई है डेरिवेशन, तो इसलिए नहीं कराई है। तो हमें याद रखना है कि वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा बी बराबर म्यू जीरो अपॉन टू पाई इंटू आई अपॉन आर। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तब लेने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र बी का पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन। तो हमने ये लिया है बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर बी डी एल कोस थीटा, है ना। अब क्योंकि बी वेक्टर और डी एल वेक्टर एक ही दिशा में है तो थीटा बराबर हो गया जीरो। जब थीटा हो गया जीरो तो कोस जीरो की वैल्यू हो जाएगी 1। तो कितना बचेगा, ये बचेगा बी और हमने चिन्ह में छोड़ दिया है डी एल, ठीक है। अब हमें पता है समीकरण एक से हमने वैल्यू रख दी है बी की, हमारे पास वैल्यू थी म्यू जीरो पॉइंट टू पाई इंटू आई अपॉन आर, ये वाली, तो म्यू जीरो पॉइंट टू पाई इंटू आई अपॉन आर, और ये हो गया डी एल। अब डी एल हमें पता है, सारे डी एल मिलकर बनाते हैं वृत्त की परिधि, तो कितना हो जाएगा डी एल बराबर टू पाई आर। अब टू पाई आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, मतलब डी एल की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो म्यू जीरो पॉइंट आई इंटू टू पाई आर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, तो ये तो है ही म्यू जीरो पॉइंट टू पाई आर इंटू आई है, और इसकी वैल्यू और हो गई टू पाई आर, तो टू पाई आर से टू पाई आर कैंसिल आउट, तो म्यू जीरो आई आ जाएगा। यही एम्पियर का परिपथ नियम है। केवल 3-4 लाइन आपको याद रखनी है, देख लीजिए। डेरिवेशन 3 नंबर से कम में नहीं आने वाली है ये। अगर पेपर थ्योरेटिकल बनेगा तो ये डेरिवेशन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगी। ये आप मान के चलिए कि चैप्टर नंबर 7 से आपको एक डेरिवेशन एग्जाम में आने ही वाली है, और उसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई डेरिवेशन है तो वो एम्पियर का परिपथ नियम है। आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये फोकस करना, मेरी बात पे ज़रूर आपको ध्यान रखना है। और लाइन कितनी है केवल देख लीजिए, एक लाइन तो ये रही, बी बराबर म्यू जीरो पॉइंट टू पाई इंटू आई अपॉन आर। फिर बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर करना है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 रखनी है, बी बाहर कर लेना है, डी एल की वैल्यू टू पाई आर वैल्यू पुट करके भाई बी की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, इस वाले पोर्शन में बी का वैल्यू पुट कर दीजिए, डी एल की वैल्यू हमें पता है टू पाई आर, इसे पुट कर दीजिए, टू पाई आर से टू पाई आर कैंसिल आउट कर दीजिए, डेरिवेशन खत्म होगी। मुश्किल से 4 लाइन है ना, इसे छोड़ के नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। देखिए टू पाई आर से टू पाई आर कैंसिल आउट, तो कितना आया, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू जीरो आई, जहाँ म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता है। उसके बाद ये भी लिख देंगे, यही एम्पियर का परिपथीय नियम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद एक डेरिवेशन और है, उसे और देख लेते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग में। चलिए देखते हैं।
देखिए देख लेंगे एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। उसमें सबसे पहले है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो ये फिगर सेम बनता है, जो एम्पियर के परिपथीय नियम में है वही इसमें बनेगा। अच्छा, उसमें जो लाइन लिखी गई है वही सेम लाइन आपको यहाँ लिखनी है। ये नहीं है कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, वही लिखेंगे। माना एक अनंत लंबाई के धारावाही तार में कैपिटल आई धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, जो हमने पिछले में लिखा था, जो एम्पियर का परिपथीय नियम है ना। और इस धारावाही तार के कारण स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद लाइन चेंज करके लिखने वाले हैं, धारावाही तार के चारों ओर एक स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ की कल्पना करते हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। फिर लिखेंगे सममिति के कारण बी वेक्टर व डी एल वेक्टर समान दिशा में होंगे, है ना। ये भी आपको लाइन लिखनी है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है। तब बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर भाई कितना होता है, ये हमें पता है, पी डी एल कॉस थीटा। चाहो तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एम्पियर के परिपथीय नियम से बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू जीरो आई, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अच्छा, इसके बाद ये समान दिशा में है ही, तो बी डी एल कॉस थीटा की जगह जीरो रख देंगे और कॉस जीरो की वैल्यू होगी 1, है ना। अब डी एल की वैल्यू होती है 2πr, हमें पता है। देखिए कितनी आसान तरीके से मैंने यहाँ पर किया है, ये बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। देखिए ये तो है ही बी डी एल बराबर म्यू जीरो आई। अब ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, होता ना, तो ये हो गया बी डी एल कॉस थीटा। अब ये बी वेक्टर व डी एल वेक्टर हैं दोनों समान दिशा में, तो समान दिशा में है तो इसका मतलब क्या हो गया, थीटा बराबर जीरो। तो अब इसमें थीटा की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो कॉस जीरो हो गई। अब कॉस जीरो की वैल्यू हमें पता है सभी को 1 होती है, तो ये वैल्यू 1 पुट कर दी। अब यहाँ से बी बाहर निकाल लिया। अब हमें पता है एक वृत्ताकार पथ है ही, तो डी एल क्या मिल के बनाएगा 2πr। देखिए तो डी एल की वैल्यू तो होगी 2πr, तो अब इसमें मैंने पुट कर दी, डी एल की जगह पुट कर दिया 2πr। अब इस 2πr को यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ ले जाइए, जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो फॉर्मूला बन के आएगा म्यू 0/2π इंटू आई अपॉन आर। ये अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। इसके बाद मात्रक भी लिख देंगे न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये आपको जरूर लिखने हैं, मतलब यूनिट तो जरूर ही लिख देनी है। तो ये है एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग। एक हो गया एम्पियर का परिपथीय नियम, एक वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और एक था निर्वात की वैद्युशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता में संबंध। ये 4 डेरिवेशन आपको तैयार करके जानी है इस चैप्टर से। आप ये मान के चलिए, आप यहाँ से अगर ये 4 डेरिवेशन और जो थोड़ी बहुत थ्योरी मैंने बताई है उसे आप तैयार करके जाते हैं तो आपके 4 नंबर एग्जाम में ज़रूर पक्के हो जाएंगे। अब आप ये मान के चलिए एग्जाम में एक साथ कोई भी एक वीडियो द्वारा ये नहीं कह सकता कि मैं यहीं से 35 नंबर करा दूंगा। आपको थोड़े थोड़े करके ही नंबर गेन करने हैं। आपको ध्यान रखना है कि किस चैप्टर से क्या आने वाला है और कैसे हमें तैयार करना है ना। जैसे गॉस कीपर में है, मैंने आपको बताया है कि वहाँ से एक डेरिवेशन आने ही वाली है, आप उसे तैयार करेंगे। सेकंड फिजिक्स में 3rd चैप्टर है, वहाँ से एक डेरिवेशन आने ही वाली है, 5 नंबर वहाँ से तैयार कर लेंगे। संधि डायोड का एक चैप्टर है, वहाँ से 8 नंबर आने ही वाले हैं, उसे तैयार कर लेंगे। और 5 नंबर के MCQ हो जाएंगे तो वहाँ तैयार कर लेंगे। तो इतने आसानी से आप पास हो सकते हैं। तो यही चैप्टर अगर आप तैयार कर लेंगे केवल पास होना, तो पास हो जाएंगे। तो ये चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है 7 नंबर का, अगर आप पास होना है तो ये 4 डेरिवेशन जो कि बहुत छोटी हैं, 3-3 नंबर में मिल ही जाएंगी, तो ये आपको तैयार करके जानी है। ठीक है, देखिए इसके अलावा ये और है। अच्छा, इसमें ये देख सकते हैं कि म्यू बराबर ये फॉर्मूला हो जाएगा म्यू 0/2π इंटू आई अपॉन आर, ये लिख देंगे। ठीक है, अब धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और है, तो एक मान लेंगे, माना परिनालिका की लंबाई स्मॉल एल और इसमें लपेटे गए फेरों की संख्या कैपिटल एन है। तो इसके बाद क्या करना है, इसमें आई प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है फॉर्मूला, आप देख सकते हैं ये थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इसमें जो प्रवाहित चुंबकीय क्षेत्र होगा वो धारा के अनुक्रमानुपाती होगा और N/L के भी अनुक्रमानुपाती होगा। इस सबको कंबाइंड कर देंगे तो म्यू 0, फिर इसमें कांस्टेंट लगाएंगे, वही म्यू 0 लगा देंगे तो म्यू 0 NI/L, जहाँ म्यू 0 एक नियतांक है। तो ये आपको याद रखना है कि लंबी परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा B = म्यू 0 NI/L। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी न्यूमेरिकल के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इससे जो भी आ सकता है चैप्टर में, मतलब थ्योरी, वो मैंने सारी आपको करा दी है। अब रहे इस न्यूमेरिकल की बात, तो अगले वीडियो में मैं इसके न्यूमेरिकल लेकर आऊँगा जो भी इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट हैं, जो भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अच्छा, अगर किसी का कोई न्यूमेरिकल नहीं हुआ है तो वो मुझे कमेंट में लिख के बता सकता है, मैं उसको वीडियो में कंसीडर कर लूँगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, गुड नाइट।